नमस्कार दोस्तों मैं नीतीश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आया हूं, कुछ नया कंटेंट लेकर आया हूं। है क्या कि हम एक दो दिन में या कुछ समय के अंदर ही हम आपके लिए जो रीट एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों बाद, यानी कि फरवरी में जो रीट का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित जितना भी कंटेंट है, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो या वो सामान्य जो गणित है उससे संबंधित हो या आपका मनोविज्ञान से संबंधित हो या जो भी हो सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट आपके रीट में पूछे जाते हैं उन सभी के लिए जितना कंटेंट हो सकता है या जितना भी मैटर है हम उनकी कक्षाएं लेकर आ रहे हैं। तो जब उन कक्षाओं को आप देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप ये समझें कि जो रीट का पेपर है वो किस लेवल का आता है, किस तरीके के उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानते हैं अभी तो जो चल रहा है ये रीट के नाम से है, ठीक है। इससे पहले जब 2011, 12 में, 15 में जो पेपर हुआ था वो आरटेट के नाम से पेपर हुआ करता था, ठीक है। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो वो आरटेट के नाम से हुआ था। तो आज मैं उन्हीं के बारे में कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं, तो हम आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, छोटी सी चर्चा करेंगे ताकि आप सभी को पता लगे कि किस तरीके से पेपर आने वाला है या किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो है आती है उससे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और आज इस वीडियो को कम से कम बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि जो नया जो प्रश्न आने वाला होगा वो किस लेवल तक का होगा, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2011 का जो पेपर रहा है, आरटेट 2011 का जो पेपर रहा है उसमें विज्ञान विषय, विज्ञान जो सब्जेक्ट था उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबको। तो जैसा कि आप सभी के सामने जो पेपर आ चुका है कि जो विज्ञान विषय का 2011 का जो पेपर रहा है वो किस तरीके का रहा है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपका रीट है उसमें विज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भी 20 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट के होते हैं तथा जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके टीचिंग मेथड के होते हैं। ये सब आपको पता है क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस पर हमने रीट के जो सिलेबस है उस पर चर्चा की थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उसे देखें, आपको वहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो जो ये पेपर है वो है 2011, आरटेट 2011, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, फटाफट प्रश्न को करेंगे कि एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। देखो साफ साफ लिख रखा है पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जब मैंने जो कोशिका पढ़ाई थी, सेल बायोलॉजी जो पूरी पढ़ा रखी है मैंने, ठीक है, उसके अंदर मैंने साफ बताया था आपको कि अगर हम इसको हम एनिमल सेल मानते हैं और अगर इसको हम प्लांट सेल मानते हैं, ठीक है, तो एनिमल सेल में जो केंद्रक है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट जो सेल होती है यानी कि अपनी पादप कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक है वो थोड़ा सा कहां होता है, परिधि की तरफ होता है, थोड़ा सा परिधीय होता है। तो आपके सामने इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान प्रश्न है, सभी को प्रश्न में पता होगा इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। देखिए जब हम विभाजन के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है आपको कि जिसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, चार अवस्थाएं मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, चारों के बारे में अच्छे से समझ में आया आपको। तो सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, प्रोफेज इसकी सबसे लंबी प्रावस्था होती है। अगला प्रश्न,
आप प्रश्न भी देखें और साथ में ये देखें कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, ताकि आपको तैयारी करने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है कि वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस जनित, वायरस से होने वाला कौन सा रोग है निम्न में से? पोलियो, प्लेग, कोलेरा और टाइफाइड। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। हमने, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको वायरस जनित और जीवाणु जनित रोग दोनों पढ़ाए थे। दोनों वीडियो अपने आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे वहां पर, जहां पर बताया था मैंने, और ट्रिक भी बताई थी आपको किस तरीके से इसे याद रखना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो पोलियो है वो की पोलियो वायरस, ठीक है, वायरस जनित रोग होता है। बाकी प्लेग है, टाइफाइड है और कोलेरा है, ये तीनों कौन से होते हैं? ये होते हैं जीवाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जनित जो रोग है वो ये होते हैं। नेक्स्ट है, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? कौन सा रोग? रतौंधी रोग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, जो आंखों की देखने की क्षमता है वो कम होती जाती है। तो किसकी वजह से होता है? ये विटामिन ए की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन ए, जिसका नाम हम क्या कहते हैं? रेटिनोल। क्या कहते हैं इसे? रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला जो तंत्र है वो कौन सा तंत्र है? एड्स बीमारी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? देखिए, एड्स जब हो जाता है तो उसके बाद में सबसे पहले प्रभावी आपका होता है प्रतिरक्षा तंत्र, जिसके वजह से ये प्रभावित हो जाएगा। तो आप इसमें क्या होता है कि जिस मरीज को, यानी कि जिस इंसान को एड्स है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिससे कि जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो बहुत सी बीमारियां उसके अंदर हो जाती है और अंत में इसकी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रत्येक क्रिया में सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यह किसका कथन है? यह कथन, यानी इस कथन को क्या कहते हैं? कि ये क्रिया प्रतिक्रिया होगी कि अगर कोई भी क्रिया होगी तो उसके जो विपरीत में सदैव एक प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो ये कौन सा नियम है न्यूटन का? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ये तीनों नियम है, हम जब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तब आपको एक एक नियम के बारे में बिल्कुल बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आता है कार्य करने की दर। क्या? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो बताइए, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्जा संचरण की कौन सी विधि, ऊर्जा संचरण की कौन सी विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, ऊर्जा का जो संचरण होता है उसमें कौन सी विधि के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो फटाफट आप आंसर दीजिए मुझे कि कौन सी विधि होती है। वो होती है आपकी विकिरण विधि, जिसकी वजह से जो प्रकाश है, जो आपका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पूरा आता है। क्योंकि विकिरण में क्या होता है, जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इनके रूप में एक सीधी रेखा में गति करता है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो संवहन है और चालन है, विसरण है, इसके अंदर माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपके लिए, ये मैं फटाफट इसीलिए करवा रहा हूं आपको क्योंकि आपको केवल एक बार ये देखना है कि प्रश्न का जो लेवल है वो किस तरीके का आता है, ठीक है, ताकि अपन इस चीज के लिए तैयार हो सके, प्रिपेयर हो सके कि जो नया पेपर आने वाला है 2021 फरवरी 2021 में जो नया पेपर आने वाला है वो किस लेवल का होगा, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए वो। तो अगला प्रश्न है दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस पर वो पानी है उबलने लग जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो दाब में वृद्धि अगर हो जाती है तो उसके साथ जो क्वथनांक है उसमें भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि जैसे ही दाब में, यानी कि कोई भी अगर हम पात्र लेते हैं, समझना इसे, इसके अंदर वो जल भरा हुआ है, नीचे से यहां पर हम उसे ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये उबलेगा। और उबलेगा कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यही तो इसका क्वथनांक होता है, ठीक है। तो जब यहां पर ऊपर से दाब बढ़ाया जाएगा तो जो पानी है वो जब दाब बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि ताप हमेशा कम हो जाता है, और जब ताप कम हो जाता है तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि अब दाब बढ़ाने पर पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, इससे ज्यादा
टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है किसमें? ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा ही किसमें चला जाए? गैस में चला जाए, या गैस से सीधा वापस किसमें आ जाए? ठोस में आ जाए। यानी जिसमें किसी एक अवस्था यानी कि द्रव अवस्था की क्या होती है? कमी होती है। वो जैसे हम पानी की अगर हम बात करते हैं तो पानी में सबसे पहले अगर हम ठोस अवस्था की बात करते हैं, बर्फ अगर पिघलती है तो जिससे क्या बनता है? जल या पानी। और अगर इसका जब गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो वो क्या बनेगा? वाष्प बन जाएगी। लेकिन ऊर्ध्वपातन के अंदर क्या होता है कि जो पहले ठोस अवस्था से सीधा ही किसमें चला जाता है? गैस अवस्था में चला जाता है। तो ऐसा कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? एक ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है, जिसमें ठोस से डायरेक्ट किसमें पहुंच जाता है? गैस अवस्था में पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी या कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि 1 ग्राम पानी को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो 1 कैलोरी खर्च होती है। तो यहां पर पानी की मात्रा कितनी है? ध्यान से देखो, तो पानी की मात्रा कितनी है? हम कह सकते हैं 1000 ग्राम है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसलिए यहां पर कितनी मात्रा चाहिएगी? टोटल 1000 कैलोरी चाहिएगी। समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में तो इसमें 2 आंसर माने गए, क्योंकि उत्तल गोलीय दर्पण के अंदर आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी, और ये इधर की बात करेगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, ये दोनों आंसर इसके अंदर माने गए। लास्ट में इसे डिलीट किया गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक आपतित प्रकाश की किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, कि किसी भी कोण से अगर घुमा दिया जाए तो परावर्तित जो किरण है उसका घुमाव कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा या वो क्या हो जाएगा? तो देखिए कि अगर ये एक दर्पण है, उस पर एक प्रकाश की किरण आती है और यहां से परावर्तित हो जाती है, इसको तो हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। दोनों हो गई। तो वो ये कह रहा है कि अगर इस दर्पण को, जो ये दर्पण है यहां पर लगा हुआ है, इस दर्पण को अगर थीटा कोण से थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ध्यान रखना कि जितना दर्पण में घुमाव जितने डिग्री के कोण का होगा उससे जस्ट दुगुना परावर्तित किरण पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर थीटा कोण से घुमाया गया है तो जो इसका परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से यहां पर चेंज हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि जिसको दूर का तो क्या दिखता है? साफ दिखता है, लेकिन जो नजदीक का है, नजदीक का साफ नहीं दिखता है। दूरदृष्टि दोष पढ़ने में ऐसा लगता है, लेकिन ये जस्ट ये उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि नजदीक का साफ नहीं दिखता है, और निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर का साफ नहीं दिखता है। क्लियर रहेगा? तो जिसको पास का साफ नहीं दिख रहा है, तो यानी कि उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वो देख रहा है, चलो मान लीजिए वो कोई किताब पढ़ रहा है, तो उस किताब के जो अक्षर है उनको मोटा करना पड़ेगा। हम जूम ही तो करेंगे तभी तो उसको साफ दिखेंगे। तो उनको मोटा करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है आपके सामने, अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड है की आवृत्ति कितनी होती है? ध्यान से पढ़ना इसे। देखिए, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है अल्ट्रासाउंड की? देखिए, अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इसी वजह से हमें वो सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। इतनी ही ध्वनि को हम सुन सकते हैं, ना तो 20 से नीचे की और ना ही 20,000 से ऊपर हर्ट्ज की ध्वनि को हम नहीं सुन पाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है आवृत्ति।
नेक्स्ट आता है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तारत्व का मतलब क्या होता है? जो ध्वनि का तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? ये करता है इसकी आवृत्ति पर। तारत्व से मतलब क्या हो रहा है? देखिए कि अगर मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाता हूं, एक तो मैंने एक वेव बनाई इस तरीके से, मान लीजिए ध्वनि की एक वेव है, ठीक है, तरंग है, और एक वेव मैंने ऐसे बनाइए। यानी इसके अंदर श्रृंग और गर्त, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ध्वनि वाला, तब बात करेंगे। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर तारत्व की मैं बात करता हूं कि कितनी बार कितनी जल्दी इसके अंदर कंपन हो रहा है, कितनी जल्दी ये अपने अंदर परिवर्तन ला रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पुरुषों की ध्वनि और महिलाओं की ध्वनि में किसका तारत्व अधिक होता है, तो जिसकी जितनी तारत्व अधिक होगा वो उतनी ही तीखी होगी ध्वनि। और आप ये कह सकते हो कि जिसकी जितनी तीखी ध्वनि है उसके अंदर भी जो तारत्व है उतना अधिक होगा। तो तारत्व जितना अधिक होगा आवृत्ति भी उतनी अधिक होगी। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि तारत्व समानुपाती किसके होता है? आवृत्ति के। कि आवृत्ति जो होती है वो तारत्व के एक तरीके से समानुपाती होती है। अगर तारत्व बढ़ रहा है तो आवृत्ति भी बढ़ रही है। तो जो ध्वनि का तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? किसी भी चुंबकीय जो क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? अगर कोई क्षेत्र है उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक बल्ब, ये एक है, एक बल्ब 100 वाट या 200 वोल्ट, ठीक है ना, ये वॉट है, ये वोल्ट है, ध्यान रखना, ये वॉट है और ये क्या है? वोल्ट है, को एक 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया तो शक्ति का हास कितना होगा? तो इसके अंदर जो शक्ति का हास है वो कितना होगा? 64 वोल्ट का होगा। इसके बारे में जब हम इसके शक्ति और ऊर्जा वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा का मतलब KWH, ठीक है। तो KWH किसका मात्रक है? ये है ऊर्जा का मात्रक है। अब ये आपने कहा देखा होगा? आप जो अपने घर में विद्युत का जो मीटर लगा हुआ है उसमें आप देखते होंगे किलोवाट घंटा, इतने किलोवाट घंटा, 10 किलोवाट घंटा, ये सब उसी में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये किसका मात्रक हो गया आपके सामने? ऊर्जा का मात्रक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 या E0 भी कहते हैं इसे, है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो इसके लिए एक जो माध्य विद्युत वाहक बल के लिए एक जो फॉर्मूला है वो काम में लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? E0 अपॉन √2। इसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपमार्जक, जो अपमार्जक है जटिल लवण होते हैं तो किसके लवण होते हैं? जो अपमार्जक है वो किसके लवण होते हैं? सोडियम के लवण होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका? टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी चीज को भेजने के लिए अगर टेक्स्ट या तस्वीरों को भेजना है तो आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा क्या किया जाता है? इसके लिए भी फैक्स का उपयोग किया जाता है। वो फैक्स होता था ना कि फैक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किन किन गैसों का क्या करनी है? अपन को वेल्डिंग करनी है। तो वेल्डिंग के लिए कौन कौन होती है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, इन दोनों को ही मिश्रण को के द्वारा ही इनका क्या किया जाता है? वेल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है टंगस्टन।
टंगस्टन के बारे में बोल रहा है कि टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है। टंगस्टन जो तत्व है इसका संकेताक्षर क्या है, तो इसको हम किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। W का मतलब होता है वोल्फ्राम। क्या होता है, वोल्फ्राम। ठीक है, जैसे हम सोडियम के लिए Na लिखते हैं, सोडियम के लिए Na, नेट्रियम। ठीक है, इसी तरीके से टंगस्टन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, W। प्रतीक क्या है इसका, W का मतलब होता है वोल्फ्राम। ठीक है ना, ये लैटिन भाषा के नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी होती है, CO2 होती है। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। देखिए मैं आपको एक इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो ये नीचे की तरफ पैर है, मानो कि इस एक्स का क्या है, ये पैर है। पैर का मतलब यहां पर तो कौन होंगे, प्रोटॉन होंगे। यहां पर कौन होंगे, इसका ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब सुनना ध्यान से कि इसने बोला है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो एक अगर परमाणु की हम बात करते हैं तो परमाणु के मध्य एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते रहते हैं। इस तरीके से होता है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब बहुत से जगह पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या कई जगह आपको ये बताया भी गया होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना वो होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में तो कमी की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या ही किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। अब अगर हम बात करते हैं परमाणु के भार की, किसकी बात करें, परमाणु भार की बात करेंगे, तो उसके अंदर किसकी संख्या आएगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है P प्लस N जो है वो किसके बराबर होता है, परमाणु का भार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रमांक में, प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए, बिल्कुल। वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कि अगर आप किससे जल गए हो, किसी अम्ल से जल गए हैं अपन, तो हमने पानी से तो धोना ही है और उसके बाद में वैसलीन लगानी है, लेकिन उससे पहले क्या किया जाना चाहिए, तो उससे पहले क्या किया जाना चाहिए, किसी क्षार से, सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से एवं पुनः पानी से धोना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी अम्ल से जलते हैं तो हमें किससे, किसी क्षार से अगर उसे हम धोते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बन जाते हैं, जिससे कि उसका जो असर है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कि वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरेरियम कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। शिक्षा कार्यक्रम के में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। देखिए शिक्षा कार्यक्रम में जो उद्देश्य होते हैं ना, वो दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना अच्छा उद्देश्य होगा, दिशा यानी उसका निर्देशन है वो भी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कि केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, कि केवल विद्यालय जो कार्यक्रम है उनसे ही कोई सारे उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, विद्यालय कार्यक्रम के अलावा भी बहुत से कार्यक्रम इसमें जोड़े जाते हैं, तो ये भी सही है। प्राप्य उद्देश्य का मतलब जो उद्देश्य हमें प्राप्त हुए, प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो केवल विद्यालय के द्वारा नहीं किए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, इसके अलावा भी जो कार्यक्रम इसके अंदर होंगे, तो ये भी सही होगा। उद्देश्य तथा प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, उद्देश्य अलग होते हैं और प्राप्य उद्देश्य अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2011 का पेपर था आपके सामने, आरटेट 2011 का। अब हम बात करने वाले हैं
अगला जो कि 2012 का पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने पेपर आ गया है, ये है 2012 आरटेट 2012 का प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, जिसके बारे में हम इसको देखने वाले हैं कि किस तरीके के 2011 का प्रश्न पत्र हमने देख लिया है। 12 की बात करते हैं। देखिए कि रेशेदार मूल का उदाहरण है, मूल के बारे में हम पढ़ेंगे, रेशेदार मूल कौन सी होती है, जिसके अंदर जैसे हम पढ़ेंगे जकड़ा, अपस्थानिक मूल, ये सब हम आपको पूरा एकदम डिटेल स्टडी करवाऊंगा, आपको रीड का पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। लेकिन उससे पहले क्या है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं आपको पता होना चाहिए, इसका लेवल आपको पता होना चाहिए। तो रेशेदार मूल का उदाहरण कौन सा हो गया, सरसों, चना, गाजर या मक्का। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, मक्का। रेशेदार मूल में क्या हो जाती है, मक्का आती है, यानी कि जिसके अंदर रेशे निकले हुए रहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोग हैजा, संक्रामक रोग हैजा जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेरा कहते हैं। होने का कारण क्या है, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही देखिए यहाँ पे, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, और ये एक क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। ध्यान रखना, ये वीडियो मैंने बना दी है, जो रोगों वाली वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कि भाई जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, ओमनिवोरस। नेक्स्ट आता है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन जो औषधि है, एंटीबायोटिक है, ये किससे प्राप्त की जाती है, कवक से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है किसके द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, कि आरटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंढक का जो लार्वा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा। कौन सा लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, और इसका जो कायांतरण होता है, जो इसका कायांतरण है वो होता है, तो इसका नियमन कौन करता है, इसका नियमन करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट आता है, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को कहते हैं। जो समुद्र की तलहटी होती है उस पर भारी मात्रा में जो जमा हो जाता है ईंधन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लेथरेट। क्योंकि देखिए थोरियम एक धातु का नाम हो गया, सेलुलोज आपके बारे में आपको पता है, यूरेनियम भी एक धातु है, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लेथरेट कह रहे हैं। आप इनसे भी अलग निकाल सकते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट आता है, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जो एक वस्तु है जो कि 50 डिग्री, यानी कि अगर ऐसे मानूं, ठीक है, और ये दोनों के बीच में दो समतल दर्पण है, इनके बीच में जो कोण है ये कितना है, 50 डिग्री का है, और यहां पर अगर एक वस्तु रखी गई है तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे आपके सामने, इसके बनेंगे कितने, 7 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 7। अभी किस तरीके से निकालते हैं ये भी जब क्लास लेंगे उसके बारे में पूरा समझाऊंगा आपको। आज सिर्फ आप क्या देख रहे हो कि किस प्रकार के आपके प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है, यानी किसके समान होता है। निम्न में से जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि 27 किलोग्राम जो भार है वो किसके समान होता है, तो 27 किलोग्राम के भार की बात करेंगे तो 264.6 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 27 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है न्यूटन में, 264.6 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट, कि जो ध्वनि है कितने डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, कि भाई इससे ज्यादा की ध्वनि हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो ये कितनी होती है, 80 डेसिबल, यानी 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम सहन नहीं कर सकते, वो हमारे लिए कष्टदायक हो जाती है। नेक्स्ट आता है, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जब पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, बताया आपको अभी, उसके बाद में यही प्रश्न देख लीजिए दोबारा आ चुका है आपके सामने,
कि द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन जिसे कहते हैं, जिसके बारे में देख लिए क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके सामने। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कक्षा 6 की जो बुक है आपकी, उसके अंदर बिल्कुल दे रखा है, जो उपग्रह वाले चैप्टर है, शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है, उसके अंदर ये दे रखा है बिल्कुल कि किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो किसके नहीं है बताइए फटाफट? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या शुक्र, इनमें से किसके नहीं है? शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जो शुक्र है उसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, लेजर, LASER, लेजर की जो खोज है वो किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी? तो फटाफट बताइए, लेजर की खोज किसने की थी? ये की थी थियोडर मेनन ने। थियोडर मेनन ने लेजर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर होती है? वो होती है आपकी मरकरी। आपका जो पारा जिसे कहते हैं, आप क्या कहते हो? पारा, या इसका जो मात्रक है वो Hg से लिखते हैं इसको, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर वो कमरे के ताप पर भी क्या होता है? लिक्विड में होता है, जबकि वो क्या है? एक धातु है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होगा कि ताप दृढ़, कौन सा प्लास्टिक? ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है इनमें से? फटाफट बताइए। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसके अंदर से कौन सा ताप दृढ़ जो प्लास्टिक है उसका एक प्रकार होगा? तो कौन सा होगा यहाँ पर? मेलामाइन। कौन है? मेलामाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कपास का बहुलक है। कपास का बहुलक है, कौन है कपास का बहुलक? कपास का बहुलक होता है सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज से ही मिलकर जो कपास है वो सेल्यूलोज से मिलकर ही बना होता है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी गैस पौधा ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? देखिए पिछले वाले में क्या बोला था, पिछले वाले प्रश्न पत्र में पूछा आपसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। पिछले वाले में क्या पूछा था 2011 में कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी है। इसके अंदर क्या पूछ लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी जो उत्तरदायी गैस है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका? वही CO2। नेक्स्ट, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? कि किसी भी जो कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसका पता किससे लगता है? 2n स्क्वायर से। और n का मतलब होता है कि कक्षा का जो क्रमांक है वो यहां होता है। इसी हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो अगर हम 2 को 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8। फिर बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 दूनी 18। तो इस तरीके से 2, 8, 18, 32 इस तरीके से ये चलता जाता है कि पहले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तीसरे कक्षक में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है? 2n स्क्वायर द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या 98 और 251 है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। देखिए जो द्रव्यमान होता है ना, ध्यान से समझना आप इस बात को कि जो द्रव्यमान है, मैं यहां वापस से लिख देता हूं कि अगर मैं उसके द्रव्यमान की बात करता हूं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और परमाणु क्रमांक के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन आया 2011 में। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? कि प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो यहां सीधा क्या दे रखा है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? इतना। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन तो कितने हो जाएंगे? मैं यहां लिखता हूं कि प्रोटॉन बराबर तो कितने हो जाएंगे? 98 हो जाएंगे। सिंपल है आपके सामने। अगर 98 ये हो रहे हैं और इसने क्या बोला है कि 251 इसका क्या है? टोटल भार है। और भार का मतलब कितना होता है कि
P प्लस एन बराबर 251। तो अगर मेरे को n निकालना हो तो मैं 251 में से कितना घटा दूंगा, 98 माइनस कर दूंगा, तो कितने बच जाएंगे बताइए, 11 में से 8 गए तो 3, एक यहां आ जाएगा, ये कितने बच जाएंगे 53, 153, कितना बच जाएगा 153 हो जाएगा। और इसके बारे में अभी कितना आएगा 98 तो हो गया इसका प्रोटॉन, n बराबर इसके कितने आ गए हैं, ये आ गए हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लगभग बराबर होती है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये बात कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, और जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उतना इसका द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान में से अगर हम उसको घटाएंगे तो 153 आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। तो 98 हो गया, 153 इसका पूरा वो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी बच जाएगी, इसके अंदर से 98 बच जाएगी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं, आर्टिफिशियल जो स्मोक करते हैं, ठीक है, उसकी बात करेगा। कृत्रिम धुआं या बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसका उपयोग करके वहां पर कृत्रिम बादल या धुआं दिखाए जाते हैं। तो उसके लिए द्रव नाइट्रोजन जो होती है, तरल नाइट्रोजन होती है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के लिए काम में लिया जाता है, कि इनमें से कौन सा जो उत्पाद है वो सड़क के लिए काम में लिया जाता है। तो सड़क के लिए कौन लिया जाता है, बिटुमनी, बिटुमेन। ये एक तरीके से ये मानो कि कोयले का सबसे निम्न वाला प्रकार होता है, यानी इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट आया कि विज्ञान, अब ये आ गए आपके टीचिंग मेथड, ठीक है ना, आपके टीचिंग मेथड से संबंधित है। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा किसने दी है, जे जैकबसन ने। किसने दी है, जैकबसन ने दी है। क्योंकि आपको पता है कि आपके यहां पर 20 क्वेश्चन तो आएंगे किसके, सब्जेक्ट के, और 10 प्रश्न आपके किसके आएंगे, टीचिंग मेथड के। इसलिए हम टीचिंग मेथड पर भी एक बहुत बड़ा पोर्शन बनता है, क्योंकि 10 प्रश्न इसके आएंगे विज्ञान के टीचिंग मेथड, 10 आएंगे आपके विज्ञान के टीचिंग मेथड, और 15-15 हिंदी और इंग्लिश, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, तो 30 हो जाएंगे, 30 और 20 50 तो आपके टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां आएंगी आपकी, तो उनके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसने की थी, किसने की थी इसकी स्थापना, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है, कि इनमें से कौन सी जो प्रविधि है वो विज्ञान शिक्षण में उपयोगी होती है। तो कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, बताइए, योजनाबद्ध अनुदेशन या दल शिक्षण या कंप्यूटर सहायक शिक्षण। तो कंप्यूटर सहायक जो शिक्षण है वो क्या होता है, विज्ञान के शिक्षण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता है, गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें आएगा आपका प्रत्यक्षीकरण, कौन सा आता है, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है आपका प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो इसके बारे में ये जो क्वेश्चन आपका रहा था उस वक्त, जिसका कि बोनस दिया गया था, इसका आंसर नहीं था, ठीक है ना, ये गलत क्वेश्चन था तो इसका बोनस दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है, बाल्य केंद्रित विधि नहीं है। देखिए, व्याख्यान विधि के बारे में बात करेगा, या प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि या प्रयोगशाला विधि। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है कि भाई वो सामने एक तरीके से जो टीचर है वो व्याख्यान करता है, बच्चा सुनता है, तो केवल सुनने वाली विधि हो गई, ठीक है। तो ये कैसी विधि हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित हो जाएगी, बाल्य केंद्रित नहीं है। बाकी प्रयोग में भी बालक खुद करता है, प्रोजेक्ट में भी बालक खुद करता है, और प्रयोगशाला में भी बालक खुद उस पर प्रयोग करता है। तो ये हो जाती है बाल्य केंद्रित विधि, और ये जो ए है आपका व्याख्यान विधि, ये आपका कौन सी हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित विधि हो जाएगी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं होगा इसके अंदर से, इसमें आ जाएगा वास्तविक जीवन से संबंधित जो प्रोजेक्ट पद्धति है उसका दोष ये नहीं है। नेक्स्ट है प्रयोजना विधि में कितने प्रमुख सोपान प्रयुक्त होते हैं? कि प्रयोजना जो विधि है ना, इसके अंदर कितने प्रमुख सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो इसके अंदर 4 सोपान होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक गुणात्मक परीक्षण नहीं है? आपने एक चीज नोट की होगी, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अधिकतर क्वेश्चनों में जो नहीं है, असत्य है, गलत है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न पढ़ने पर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और आपने अभी तक नोट किया होगा जहां भी ये नहीं बोला है, गलत बोला है, मैंने उसको इस तरीके से गोला किया है, उसको यानी कि हाईलाइट किया है ताकि वो दिखे दूर से, समझ रहे हो? तो आपको भी इसी तरीके से हल करना है। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? तो कौन सा इनमें से गुणात्मक परीक्षण नहीं है? ये हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना, इस पे कोई भी गुणात्मक परीक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? वृत्त चित्र। तो कौन हो जाएगा इसके अंदर? वृत्त चित्र। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने मैंने विज्ञान का 2011 और 2012 का जो आरटेट का पेपर था वो मैंने पूरा करवा दिया है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो आपके प्रश्न है वो किस तरीके से आपके बनते हैं, ठीक है, कि किस लेवल तक का जो आपका पेपर है वो बनता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपने ये देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसी तरीके से आपको जो 2011, 12, 15, 17 ये जितने भी पेपर है इसके कंप्लीट सभी विषयों के जो पेपर है आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस आप हमें सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उन्हें बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए जो रीट का पूरा सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्ट को हम यहां पर पूरा करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें और अब पढ़ाई को पूरे जोर शोर के साथ स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, अगर किसी ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी मैं कह रहा हूं टाइम है, पूरे 3 महीने हैं आपके पास, आप इसे स्टार्ट करें, आपकी जीत पक्का होगी। हम आपके साथ हैं, मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।